हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी पे। और आज हम नए फॉर्म में पढ़ाएंगे आपको। कॉपी से हम पीडीएफ पे आ चुके हैं और अगर ये तरीका पसंद आता है तो हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। और इसमें मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ कॉमर्स मेंटी एंड दिस इज़ द वीडियो part 2 of chapter 2 in which we are studying accounting principle। इसकी डेफिनेशन है जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड टू और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन अ सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। इसका मतलब ये जनरल, पहले तो हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अब भाई पहले क्या होता था, सब लोग अपना अलग अलग अकाउंटिंग मेथड यूज़ करते थे। कोई डिफ़िकल्ट करता था, कोई आसान करता था। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। आसान के अलग फ़ायदे, मुश्किल के अलग फ़ायदे। आसान के अलग नुकसान, मुश्किल के थोड़े कम नुकसान। तो अब क्या कर दिया गया, सबको एक जनरलाइज चीज़ दे दी गई कि सब इसी को फॉलो करेंगे ताकि आपस में कोई तकरार ना आए, क्योंकि अकाउंटिंग ही बिजनेस की लैंग्वेज है। जब तक सब एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो फ्लो बना रहेगा। अगर मान लीजिए आप, मैं हूँ, मेरी मेरी बिज़नेस है और आपकी भी एक बिज़नेस है, मैं हिंदी बोलता हूँ, आप रशियन बोलते हैं, दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? मतलब हिंदी और रशियन थोड़ी ट्रांसलेट करने में दिक्कत आएगी, पर अगर अपन दोनों हिंदी बोलें तो मैसेज ईजिली कन्वे हो जाएगा और आपको भी मेरी बात समझ में आ जाएगी, मेरे को भी आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए अकाउंटिंग के अंदर जनरल प्रिंसिपल लाने पड़ गए। इनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन में यही लिखा है कि एक जनरल रूल है जो कि अडॉप्ट किया गया है ताकि वो हमें गाइड कर सके कि कैसी अकाउंटिंग हम सबको करनी है। ठीक है। और सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट, ये कैसे अकाउंटिंग चलानी है उसके बेसिस, उसका बेस है ये प्रिंसिपल। ठीक। और इस डेफिनेशन को दिया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, शॉर्ट में बोलेंगे AICPA। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, काम आए तो लिख सकते हैं। अब आएंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फीचर्स क्या क्या है? प्रिंसिपल ने अकाउंटिंग को ऐसा क्या क्या फीचर दे दिए, अकाउंटिंग को यूज़फुल बना दिए सबके लिए। सब समझ जाते हैं, इसमें मुश्किल है नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी है कम, सबके काम आ ही जाती है ये अकाउंट। ये प्रिंसिपल के द्वारा ये प्रिंसिपल ने अकाउंटिंग को यूज़फुल बना दिया है। ठीक है। और अगला आता है ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल ने अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव सेट करा दिया। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव बना फाइनेंशियल पोजीशन को मेज़र करने का। और फाइनेंशियल पोजीशन मेज़र करने में प्रिंसिपल्स ने हमारी बहुत ही मदद करी। और इससे और फीजिबल भी हैं ये। फीजिबल का मतलब पॉसिबल टू डू, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब कि इसको असल ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल सिर्फ नहीं है। और इनको एक्सपीरियंस से बनाया गया है, ना कि लिख लिख के। ठीक। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब जैसा चाहो वैसा मरोड़ो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। फिजिकल फ्लेक्सिबल का मतलब चेंजेस ला सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आप चेंजेस कर सकते हैं अगर उसके पीछे एक वैलिड रीज़न हुआ तो ही। ठीक। जनरली एक्सेप्टेड, सामान्य एग्रीमेंट, मतलब इसको सभी लोगों ने, सभी इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं बड़े बड़े हर देशों के, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और ये ही फॉलो किए जाते हैं। अगर आप
इन प्रिंसिपल्स को लेकर अकाउंटिंग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरे वर्ल्ड में सिक्योर्ड हैं और सभी इसको फॉलो करते हैं। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो भागों में बटे हुए हैं। पहली तो सिर्फ अजम्पशन है, दूसरी है प्रिंसिपल। मतलब अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक अजम्पशन माननी ही पड़ेगी। और दूसरे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्वयं, जो हम आपको पढ़ाएंगे ही। सबसे पहले आते हैं अजम्पशंस पे। इनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, जिनको नॉर्मली बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको फॉलो किया ही जाता है। जैसे पहली है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इस अजम्पशन के तहत हम ये मानते हैं कि बिजनेस कभी नहीं रुकेगा, बिजनेस हमेशा चलेगा। ठीक। और आप जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी ये सोच नहीं रहेगी कि बिजनेस एंड होने वाला है, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। ठीक। भले ही वो अगले साल ख़त्म हो जाए, आपको नहीं पता, पर आप अकाउंटिंग में ये आप कभी नहीं सोचेंगे। ठीक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन पे। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें ये कहती है कि जो भी तुम्हारी अथॉरिटी के रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो भी तुम अपने यहाँ अपनी एंटरप्राइज में यूज़ करते हो, वो तुम हर साल यूज़ करो, कॉन्स्टेंटली यूज़ करो, ताकि तुम पीरियड्स या ईयर्स का कंपैरिजन आराम से कर सको। क्योंकि अगर तुम मेथड चेंज करते रहोगे तो तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे, और अगर कंपेयर नहीं कर पाओगे तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को में ग्रोथ नहीं देख पाओगे, है कि नहीं। तो ये एजम्पशन हम यही कहती है कि जो मेथड आप शुरू से अप्लाई कर रहे हो वही करो। पहले ही चुन लो कि कौन सा अच्छा है, फिर बाद में किचर पिचर नहीं चाहिए। नोट, ये प्रिंसिपल चेंजेस को इग्नोर नहीं करता, लेकिन अगर कोई वैलिड रीज़न के साथ चेंज है तो ये उसे अडॉप्ट जरूर करेगा। अब आ जाते हैं हम एक्रूअल अजम्पशन पे। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन इट्स रियलाइजेशन and not on its actual receipt. Similarly, the cost is recognized when they are incurred and not when payment is made. इस assumption के हिसाब से रेवेन्यू जिस दिन आएगा उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। कैश में ना आया हो कुछ भी हो, पहले मिल गया हो, लेकिन वो जिस दिन का है वो उस दिन ही माना जाएगा। अगर कोई मान लो 30 दिसंबर को तुम्हें कोई रेवेन्यू होगा, ठीक है, उसका पेमेंट तुम्हें पहले मिल जाए, तब भी वो जो रेवेन्यू होगा वो 30 अप्रैल का ही माना जाएगा। अगर बाद में मिले तो भी वो 30 दिसंबर का ही माना जाएगा। पहले मैं 30 अप्रैल बोल गया था, वो 30 दिसंबर है, ध्यान रखना। बाद में मिले तो भी उसी दिन का, पहले मिले तो भी उसी दिन का, क्योंकि जिस दिन का मेन है उसी दिन माना जाएगा। ठीक। इसी तरह हम कॉस्ट के साथ भी करते हैं। अगर कॉस्ट जिस दिन इंकर करी है उसी दिन की मानी जाएगी। जैसे कि तो हमारे बिजनेस में कोई कार चलती है, ख़राब हो गई, बनने के लिए भेज दी, बन के आ गई, पेमेंट नहीं करी, पेमेंट वाले दिन बाद में करिए, लेकिन जिस दिन तुम्हारे ऊपर खर्चा आया और तुमने पे नहीं किया, उसी दिन खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे नहीं जिस दिन पे करोगे उस दिन। इसमें प्रीपेड भी हो सकता है। अगर तुम मान लो कार ख़राब हुई और तुमने एडवांस पेमेंट कर दी, तब भी वो खर्चा उसी दिन का माना जाएगा जिस दिन वो कार ठीक होकर तुम्हारे पास आई। ठीक। होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिए। अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे।
पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। ये मैं आपको पहले चैप्टर में ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट और एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, creditors and others. All the business transactions are recorded in the books of accounts from the viewpoint of the business. इस प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस एक अलग यूनिट कहलाएगी, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा नहीं। ओनर अलग है बिजनेस से, ओनर कभी भी बिजनेस के साथ ट्रीट नहीं किया जाएगा। और ओनर जो भी पैसा बिजनेस को देगा वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होगी, बस उसका नाम होगा कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल भी लायबिलिटी ही होती है, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से बैलेंस शीट में शो करी जाती है, लायबिलिटीज के नीचे कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम, ये गलत लिख दिया है। ये मनी मेजरमेंट कर लेना ज़रा, राइटिंग थोड़ा गंदा है पर मनी मेजरमेंट लिखा है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से सिर्फ वही बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो फाइनेंशियल नेचर की होगी। अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जिन चीज़ों के अंदर पैसा हो, जिन ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा हो। ठीक, ऐसा नहीं है कोई एम्प्लॉई छोड़ के चला गया तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, हालांकि उसको अगर हमें सैलरी दी हो तो वो रिकॉर्ड जरूर होगा। पैसा जहाँ आ गया तो वो अकाउंट्स में घुस गया। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली अ पीरियड ऑफ 1 year is considered as an accounting period. Under Companies Act, it is compulsory for all the companies to adopt financial as accounting year. प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमें कहता है कि एक अकाउंटिंग का फिक्स पीरियड होना चाहिए। यूजुअली तो ये 1 year का होता है, और हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ही अकाउंटिंग में अडॉप्ट किया जाता है। कंपनीज के अंदर कंपनी एक्ट हमें ये सजेस्ट जरूर करता है, फॉलो करना कंपलसरी है। और हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर आपको मालूम ही है 1 अप्रैल to 31 मार्च तक होता है। अब आ जाते हैं फोर्थ प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। द प्रिंसिपल stresses on the importance of providing accurate, full and reliable information and data in the financial statement which is of material interest to the users of such statement. ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमें सब कुछ दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी है, कोई बिजनेस है, उसे अपनी अकाउंटिंग को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पब्लिक का भी हाथ है। ये प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो है वो हमें बताता है कि जिसको जितनी डाटा की ज़रूरत है उसको पूरा बताओ, कुछ भी मत छुपाओ। ओनर को तो सब जानना होता है तो उसे सब बताओ, सच्ची चीज़ें बताओ, एक्यूरेट चीज़ें बताओ। ठीक है, कोई आलतू फालतू काम नहीं चाहिए, सब साफ सफाई के साथ होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी भी कुछ इस तरीके का ही है। Item having an insignificant effect or being irrelevant need not to be disclosed, but the main and important information of business must be disclosed impartially. प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी ये कहता है कि फालतू फालतू की चीज़ें मत दिखाओ, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना दिखाओ। ठीक है, अब तुम ओनर को बताओ कि हमने ओनर छोड़ो, तुम क्रेडिटर को बताओ हमने 3-4 कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया था परसों, वो उस क्रेडिटर से नहीं खरीदी, ध्यान रखना। मतलब 3-4 कोल्ड ड्रिंक पी ली थी हमने, खर्चा कर दिया था, वो तुम क्रेडिटर को बताओ तो वो क्या करेगा? तुम्हें कहेगा तुम पागल हो, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। ठीक है, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही बताओ।
प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी हमें यही कहता है। अगला प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल बनियागिरी सिखाता है। बनियागिरी वो चीज़ होती है कि मतलब कंजूसी के साथ रहना। आपको बनिया लोग बुरा मत मानना, सॉरी मैं सेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे जल्दी लोग जल्दी समझ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव हमें यही बताता है कि प्रॉफिट्स की तरफ मत भागो, लॉसेस को कवर करो। मतलब हमको एकदम सेफ गेम खेलना है। ये प्रिंसिपल हमें यही बताता है बिजनेस को हमेशा सेफ गेम खेलना चाहिए और सभी लॉसेस के लिए एक प्रोविज़न या रिज़र्व बना के रखनी चाहिए। प्रोविज़न रिजर्व मतलब गुल्लक टाइप होता है, आपको बाद में पता चल जाएगा। और प्रॉफिट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब द प्रिंसिपल फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कॉशन और प्लेइंग सेफ। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट द पॉसिबल प्रॉफिट और गेन। वही लिखा है जो मैंने पहले समझाया। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये प्रिंसिपल हमें सजेस्ट करता है कि जितनी भी असेट हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है, वो जिस टाइम एक्वायर की थी हमने उसी कॉस्ट पे दर्ज होनी चाहिए। जैसे कि 10,000 की मशीन खरीदी, 20,000 अगर उसकी आज करंट मार्केट वैल्यू है, पर आपको उसकी वैल्यू 10,000 ही रिकॉर्ड करनी है। जो उस वैल्यू पे असेट्स या लाइबिलिटी को एक्वायर किया है आपने, उसी वैल्यू पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री दर्ज करेंगे। ठीक है। 8 प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विद रिलेवेंट रेवेन्यू। भाई हम सब जानते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए। एक्यूरेट प्रॉफिट को लाने के लिए हमें सही इनकम सही खर्चों के साथ मैच करके करनी पड़ती है। ठीक, मतलब कोई अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें आपने 10 लाख की इनकम कमाई, उसमें आगे पीछे की भी है, मतलब पिछले आगे साल की भी है। 10 लाख की इनकम में मान लो, मतलब चलो 2017 चल रहा है, ठीक, उसमें चलो मान लो 2020 चल रहा, करंट का एग्जांपल ही लेते हैं। 2020 में आपकी बिजनेस की इनकम मान लो 20 लाख रुपए होती है और उस इनकम में 5 लाख पिछले साल का पैसा और 5 लाख अगले साल का, तो आपकी एक्चुअल इनकम तो 10 लाख ही होती है। और आपके खर्चे जो हुए इस साल पैसा गया, वो मान लो 6 लाख रुपए आपने खर्च किए, 2 लाख पिछले साल के थे आप पे उधारी, वो खर्च कर दी और कुछ एडवांस दे दिया। ठीक, तो 2-2 लाख आपने प्रीवियस का था, एक 2 लाख एडवांस का था, तो 4 लाख करंट ईयर के एक्सपेंसेस थे और 10 लाख करंट ईयर की इनकम थी। तो 10 में से 4 गए तो 6 लाख आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले एक्सपेंसेस की इम्पोर्टेंस देखेंगे। एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर होंगे उसी इनकम के साथ मैच कर दिए जाएंगे, उसी इनकम से काट दिए जाएंगे। ठीक है। इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आते हैं अगले साल के और पिछले, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब उधार होता है, प्रीपेड मतलब एडवांस होता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखेंगे, जो इस साल जो पिछले साल क्लोजिंग है वो इस साल ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है। और इनकम एक्रूड एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ध्यान रखेंगे। इनकम एक्रूड का मतलब होता है कमा तो लिया, अर्नड बट नॉट रिसीव। अगर आपने इनकम अर्न कर ली है तब भी रिसीव नहीं हुई है
तब भी वो आपकी इसी साल की इनकम मानी जाएगी। एक्रूअल अजम्पशन याद है ना, ठीक है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से इनकम मिल गई, अगले साल की इनकम इस साल मिल गई, तो वो इनकम अगले साल की ही मानी जाएगी, इस साल की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। प्रोविज़न अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स वगैरह, प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, इस साल के डेटर्स के लिए प्रोविज़न बनाया तो इस साल के ही डेटर्स लेंगे। लॉस देखेंगे, लॉस किस साल का है, जो साल का होगा उस साल का ही लेंगे। अगला प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। इस प्रिंसिपल के हिसाब से सभी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। जैसे कि दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और गिविंग रिसीविंग आपको पता ही चला मैं पहले, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और इस अजम्पशन के हिसाब से आपकी अकाउंटिंग चलती है। और इसका दूसरा नाम है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। पूरी अकाउंटिंग में यही चलेगा क्योंकि हम डुअल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बता चुका हूँ पहले। प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ revenue recognition suggests that revenue must be recognized when the rewards and benefits associated with goods or services being sold or rendered have been transferred to the buyer, and the value of such rewards and benefits can be estimated with reasonable reliability although their recovery is due. जो भी रेवेन्यू हुआ है आपको, उसको आपको लिख देना है, बस यही कहता है ये। पूरे में यही लिखा है, रिवॉर्ड्स बेनिफिट जब आपके होंगे, जब आप किसी मशीन को बेच के कुछ कम रेवेन्यू वो होता है जो सोल्ड करके, स्टॉक को सोल्ड करके मिलता है, ठीक है। कच्चा अर्निंग जो होती है सबसे पहले की, इसमें से एक्सपेंस माइनस करके इनकम निकलती है, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमें यही बताता है। और आपको थोड़ा देख के बता देता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं कुछ नहीं रह गया। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट ऑल अकाउंटिंग डाटा मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. It should always be supported by true documentary evidences such as invoices, memos, bills, etc. यह प्रिंसिपल चाहता है कि अकाउंटिंग हमेशा प्रूव्ड हो, कोई इसमें अपना पर्सनल बायस का मतलब होता है बिका हुआ, मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना, पार्शियल होता है थोड़ा इंसान। जैसे कि मैं मान लो किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, मुझे किसी ने पैसे दे के बोल दिया कि तुम मेरी लायबिलिटी कम कर दो तो तुम्हारे बिजनेस में कोई क्रेडिटर नहीं, कोई डेटर ने बोल दिया, समझ लो कोई डेटर ने अकाउंटेंट को पैसे दे के बोल दिया मेरी डेट्स कम कर दो, और उन्हें कम कर दिए, तो ये गलत हो जाएगा, उसका कोई प्रूफ तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ यही कहती है कि उसी चीज़ को रिकॉर्ड करो जो प्रूफ के साथ हो, उसके साथ एक बिल हो, इनवॉइस हो, मेमो हो, कुछ भी हो, ये सब बिल के नाम है वाउचर हो। और बस अभी के लिए तो इतना ही है प्रिंसिपल में। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोसेस और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम समझाते हैं, रटने पे फोकस नहीं करते। जय हिंद, बाय बाय।